किया और हत्या की, अखिलेश यादव चुप। तीसरे चरण के साथ साथ अहमदाबाद बम धमाकों के न्यायालय का निर्देश आया। 49 आतंकवादियों में से 38 को फांसी की सजा, 11 को ताउम्र कैद हुई। न्यायालय के फैसले पर अखिलेश यादव चुप, क्योंकि आतंकवादी का सीधा समाजवादी पार्टी के साथ तार जुड़े मिले। आतंकी के परिवार समाजवादी पार्टी और अखिलेश जी के साथ सीधे तार जुड़े हैं। न्यायालय के फैसले का स्वागत करना तो दूर, आतंकी को संरक्षण देने के काम पर भी अखिलेश यादव चुप। तीनों सवालों पर अखिलेश यादव चुप। आजमगढ़ को आतंकवाद का गढ़ बनाना है, इस पर अखिलेश यादव चुप। और जो पिछले कल समाजवादी पार्टी के नेता, जिसकी बहन और उनका बेटा उनके ही परिवार में रहता है, ये रंगेश और अखिलेश का खेल, ये रंगेश और अखिलेश का खेल 10 लोगों की जान को ले लेता है। जहरीली शराब से लोगों की जान चले जाती है। क्या रंगेश यादव, अखिलेश यादव इस पर जवाब देंगे कि अखिलेश यादव फिर चुप? इनकी सरकार में इनकी पार्टी के ही लोगों ने, गुंडे हो, अपराधी हो, आतंकी हो या शराब बेचने वाले माफिया हो, निर्दोष लोगों की जान को लेने का काम किया है। लेकिन अखिलेश यादव फिर चुप। यह रंगेश अखिलेश का खेल यह देश के सामने एक बार फिर आया है। आतंकी अखिलेश का कनेक्शन सामने आया है। जेल और बेल और अखिलेश का सामने आया है। दलित लड़की बेटी का अपहरण और अखिलेश की पार्टी के नेता का खेल भी सामने नजर आया है। तो मैं तो यही कहूंगा, अखिलेश तेरे 4 यार, अखिलेश तेरे 4 यार, गुंडा, अपराधी, माफिया और भ्रष्टाचार। अखिलेश तेरे 4 यार, गुंडा, अपराधी, माफिया और भ्रष्टाचार। अखिलेश फिर चुप। अखिलेश फिर चुप। यह चुप्पी का कारण क्या है? क्या किसी सवाल का सीधा जवाब नहीं देंगे अखिलेश? क्या रंगेश और अखिलेश के खेल का जवाब नहीं देंगे अखिलेश? क्या आतंकी और अखिलेश के इस मेल का जवाब नहीं देंगे अखिलेश? क्या जेल और बेल का जवाब नहीं देंगे अखिलेश? मैं तो यही कहूंगा, अखिलेश चुप क्यों? अखिलेश जी बोलिए। धन्यवाद। इस जो मैंने प्रेस की, इससे रिलेटेड आपका कोई सवाल है उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर? सवाल ये है कि कल लखनऊ में वोट पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में बीजेपी का जो बूथ है वो कितना मजबूत है, क्या तैयारियां की गई, उसके बारे में बताइए। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। बूथ जीता, चुनाव जीता। और 2017 हो, 19 हो, उससे पहले 14 हो, हमने बूथ भी जीता, लोगों का काम करके लोगों का दिल जीता है और इस बार चुनाव भी जीतेंगे। मोदी जी, योगी जी के काम ने लोगों का दिल जीता है। कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत और जनता के आशीर्वाद से बूथ जीतेंगे और उत्तर प्रदेश का चुनाव भी रिकॉर्ड सीटें जीतकर जीतेंगे। सवाल ये कि जिस तरह से आजमगढ़ की घटना में जहरीली शराब से 10 लोगों की मौत हो गई, अब फिलहाल अभी तो कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह सारी चीज निर्वाचन आयोग देख रहा है।
उत्तराखंड में टनकपुर चंपावत हाईवे पर सड़क हादसा हो गया। डंडीमार सड़क के नीचे गहरी खाई में गाड़ी गिर गई। सड़क हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। मैक्स गाड़ी से एक शादी समारोह से लौट रहे थे ये सभी लोग। उत्तराखंड में सोमवार की रात एक बड़ा हादसा टनकपुर चंपावत हाईवे से जुड़ी सुकीडांग डांडामेनार रोड पर मैक्स गाड़ी दुर्घटना का शिकार हो गई। अब तक 14 शव निकाले जा चुके हैं। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। दुर्घटना बुडम से लगभग 3 किलोमीटर आगे हुई। हादसे के बाद शव पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं। मिली जानकारी के मुताबिक मैक्स गाड़ी में सवार सभी लोग टनकपुर से पंचमुखी धर्मशाला में हुई शादी में शामिल होकर घर लौट रहे थे। बीती रात 3:20 के आसपास मैक्स अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी और ये इन लोगों का रहा आखिरी सफर। 14 लोगों की जानें चली गई। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। वहीं पीएम मोदी ने सड़क हादसे पर दुख जताया। उत्तराखंड के चंपावत में हुई दुर्घटना हृदय विदारक है। पीएम ने ट्वीट में लिखा, प्रधानमंत्री राहत कोष से मुआवजे का पीएम ने ऐलान भी किया। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया गया। चंपावत में हुए इस हादसे पर पीएम मोदी ने गहरा दुख जताया। पीएम मोदी ने उत्तराखंड के चंपावत में हुई इस दुर्घटना को हृदय विदारक कहा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि उत्तराखंड के चंपावत में हुई दुर्घटना हृदय विदारक। उनके परिजनों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। पीएम मोदी ने मृतकों के परिजनों को मुआवजे का भी ऐलान किया। तो पीएम नरेंद्र मोदी का ट्वीट, प्रधानमंत्री राहत कोष तो उत्तराखंड के चंपावत में जो एक बड़ी दुर्घटना हुई, जिन लोगों की मृत्यु हुई उनके परिजनों को 2 लाख, घायलों के परिजनों को 50,000 रुपए। पीएम मोदी ने सड़क हादसे पर दुख जताया। वहीं हरिद्वार जिले में त्रिस्तरीय पंचायत में आरक्षण का मामला। हरिद्वार के डीएम की जारी अधिसूचना पर लगी रोक। अब कांग्रेस की आपत्ति के बाद चुनाव आयोग ने इस पर रोक लगाई है। हरिद्वार जिले में त्रिस्तरीय पंचायत के आरक्षण के लिए जिलाधिकारी की ओर से जारी अधिसूचना को फिलहाल रोक दिया गया। कांग्रेस की आपत्ति के बाद निर्वाचन आयोग ने इस प्रक्रिया को स्थगित किया। सोमवार को इस संबंध में उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिला था। गोदियाल ने निर्वाचन आयोग से शिकायत की थी कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया भी समाप्त नहीं हुई। ऐसे में इस तरह के आरक्षण संबंधी अधिसूचना चुनाव संहिता का उल्लंघन है। कांग्रेस की आपत्ति के बाद चुनाव आयोग का रोक। संजय पुंडीर पूरी जानकारी के साथ। संजय, किस तरह से विपक्ष आपत्ति क्यों कर रहा है? क्योंकि देखिए अभी प्रक्रिया पूरी तरह से चुनाव की संपन्न नहीं हुई है। पूरी जानकारी पुंडीर। तरह से बीते दिनों ही लगातार सरकार द्वारा एक त्रिस्तरीय आरक्षण को लेकर एक अधिसूचना जारी की गई थी, लेकिन कांग्रेस द्वारा इस पर आपत्ति जाहिर की थी। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने एक इस पर विरोध भी किया था। अब उसके बाद उन्होंने कहा था कि जिस तरह आचार संहिता के चलते इस तरह के कार्य नहीं करने चाहिए, हालांकि एक विरोध भी किया था। उसके बाद कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है और अब ये कहीं ना कहीं इस पर आपत्ति लगाई है। बीते दिनों जिस तरह से लगातार ही विपक्ष के बैठे बिठाए एक मुद्दा हाथ लगा था और उन्होंने कहा था कि अभी जिस तरह से दिसंबर माह में 8 तारीख से जो आचार संहिता थी वो लागू हो गई थी, उसके बाद से ही अब चुनाव को लेकर आरक्षण की जो अधिसूचना जारी की गई थी, लेकिन इस पर कहीं ना कहीं विपक्ष को बैठे हुए मुद्दा मिला था। तो अब कहीं ना कहीं ये चुनाव आयोग ने इसका संज्ञान लिया है और अब इस पर आपत्ति जाहिर की है। जी सागर। चलिए संजय, लौट कर आऊंगा आपके पास। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बीजेपी पर हमला किया। बीजेपी पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया। गोदियाल ने बीजेपी ईवीएम के साथ कर सकती है छेड़छाड़। गणेश गोदियाल बीजेपी को कह रहे हैं कि ऐसा पुराना रिकॉर्ड रहा है बीजेपी का। गोदियाल उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं और ईवीएम के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर। संभावनाओं के चलते सभी जिलों के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को स्ट्रांग रूम के आसपास गश्त लगाने के निर्देश भी जारी किए गए। गणेश गोदियाल का साफ कहना है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करने का
बीजेपी का पुराना रिकॉर्ड है, इसीलिए हमें सतर्क रहना होगा। लेकिन अगर कांग्रेस के पक्ष में अगर नतीजे आ गए तो शायद कांग्रेस नहीं कहेगी कि ये ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुआ। संजय, इससे निश्चिंत हों कि भाई कोई भारतीय जनता पार्टी के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए कोई बदमाशी न कर सके। तो हमारा अधिकार है कि हम आश्वस्त हों कि भाई हमने भी इसकी रखवाली की। हमने अपने तमाम कार्यकर्ताओं को, तमाम पदाधिकारियों को और चुनाव लड़ने वाले लोगों को ये बात कही है कि आप लोग मतगणना स्थलों की बाहर से निगरानी रखें, इसमें बुराई कुछ नहीं। वहीं विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब कांग्रेस अपने सांगठनिक चुनावों पर फोकस करने जा रही है। कल राजधानी देहरादून में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की मौजूदगी में एक बैठक होगी। पार्टी के पीआरओ जीसी चंद्रशेखरन इस बैठक में शामिल होंगे। कांग्रेस में ब्लॉक स्तर से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष स्तर तक के चुनाव होने हैं। राजधानी देहरादून में कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में होने वाली इस बैठक में पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद होंगे। इस बैठक में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं से चुनाव के बाद फीडबैक भी लेंगे। जिले ने अच्छा परफॉर्म किया, कौन से जिले में परफॉर्मेंस और ठीक करने की आवश्यकता है, एक तो इस बारे में होगा। दूसरा मैं समझता हूँ चुनाव का मौसम है तो चुनाव के बारे में भी चर्चा होगी कि संगठन के बारे में चर्चा होगी, संगठन की स्थिति क्या है। तो इन सब राजनीतिक मसलों पर चर्चा होगी कल की बैठक में। हमारे सभी वरिष्ठ जो नेतागण हैं वो उसमें शामिल रहेंगे और यही मकसद है। तो चलिए देहरादून से रोहित जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। रोहित, कांग्रेस आगे के लिए रणनीतियां बना रही है कि कैसे आने वाले चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया जाए, जो कि कांग्रेस के लिए बेहद जरूरी भी है। रोहित। बिल्कुल सागर, देखिए साफ तौर पर कल जो है कांग्रेस का एक संगठन के स्तर पर एक महत्वपूर्ण बैठक है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल बैठक में मौजूद रहेंगे और जो कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय पीआरओ है जीसी चंद्रशेखरन वो भी देहरादून पहुंच रहे हैं और ब्लॉक स्तर से लेकर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव होने हैं उसको लेकर चिंतन मंथन किया जाएगा। और साथ ही जो उत्तराखंड 2022 के जो चुनाव संपन्न हुए हैं उनमें चुनावी समीकरणों को लेकर चर्चा की जाएगी। पार्टी के जो अधिकृत प्रत्याशी हैं उन्होंने किस तरह से परफॉर्म किया विधानसभा चुनाव में, इन तमाम विषयों को भी रखा जाएगा। और साथ में कितनी सीटों पर भारतीय कांग्रेस पार्टी बढ़त बना रही है और क्या कांग्रेस पार्टी प्रदेश में सरकार बनाएगी और कितना अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, इन तमाम मसलों को लेकर कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता हैं वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। लेकिन रोहित, विधानसभा चुनाव में जो पार्टियों ने प्रदर्शन किया, मुझे लगता है कि इस पर भी सभी की निगाह होगी और इसकी बानगी भी देखी जाएगी आने वाले ब्लॉक स्तर के चुनाव में। रोहित। बिल्कुल साफ तौर पर क्योंकि अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें, अगर कांग्रेस के पक्ष में नतीजे आते हैं तो जाहिर तौर पर ये कांग्रेस के लिए अनुकूल परिस्थिति होगी और कांग्रेस के लिए एक मैसेज होगा कि आज जनता ने कांग्रेस पर विश्वास किया है। एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर इन 21 सालों में उत्तराखंड में प्रभावी रहता था, इस बार भी एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर है उसने काम किया है और बीजेपी को जनता ने आशीर्वाद नहीं दिया और कांग्रेस को आशीर्वाद दिया है। अगर रिजल्ट में कांग्रेस के पक्ष में मतदान होता है तो जाहिर तौर पर आगे के रास्ते कांग्रेस के लिए अच्छे साबित हो सकते हैं। चलिए ठीक है रोहित, लौट कर आऊंगा आपके पास। वहीं उत्तराखंड बीजेपी के सभी 70 नेता यूपी पहुंचे और पूर्वांचल में बीजेपी के पक्ष में प्रचार अब करने में लगे हैं। 2 हफ्ते तक सभी 70 नेता यूपी में अब चुनाव प्रचार करेंगे। यूपी में बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगेंगे 70 नेता बीजेपी की तरफ से, क्योंकि उत्तराखंड में चुनाव संपन्न हो चुके हैं 14 फरवरी को और ऐसे में बीजेपी ये चाहती है कि जो नेता हैं जहां पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं वो यूपी में माहौल अब बनाए बीजेपी के पक्ष में, क्योंकि 403 विधानसभा सीटें हैं। 3 चरण के चुनाव बेशक संपन्न हो गए लेकिन अभी भी 4 चरण बाकी। उत्तराखंड बीजेपी के लगभग 70 नेताओं को यूपी में चुनाव के लिए भेजा गया, जिम्मेदारी सौंपी गई, जिस पर कांग्रेस ने अब कटाक्ष किया है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि यूपी में यहां के भाजपाइयों को पहचानता कौन है, जानता कौन है। वहीं बीजेपी ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता विनय गोयल ने कहा कि यूपी में कांग्रेस का अपना कोई जनाधार नहीं है। कमाल हो गया यहाँ उत्तराखंड में तो चुनावी वैतरणी पार लगाने के लिए मोदी के नाम का सहारा लेना पड़ रहा है उत्तराखंड के भाजपा के लोगों को, और उत्तर प्रदेश जा रहे हैं वहाँ के प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए। आपको उत्तर प्रदेश में जानता कौन है,
पहचानता कौन है? आपके चेहरे के पर वोट कौन देने वाला है उत्तर प्रदेश में? या फिर आपने ऐसे ही कोई सत्कार्य किए होते, यहाँ उत्तराखंड के अंदर कोई मील के पत्थर साबित किए होते जहां आपको वोट मिलता? यहाँ आप निठल्ले साबित हुए, निष्क्रिय साबित हुए, तो वहां उत्तर प्रदेश की जनता को बेवकूफ समझा है क्या आपने कि यहाँ आप मोदी के नाम का, और आप ही नहीं, आम कार्यकर्ता नहीं, धन सिंह रावत मंत्री अपने वहां ये कहते हुए देखे गए विधानसभा क्षेत्र में कि मोदी जी को वोट दो, कमल के फूल को वोट दो। यानी कि अपने चेहरे पर और अपने कामों पर अगर काबीना मंत्रियों को भरोसा नहीं है तो ऐसे में उत्तर प्रदेश जाकर ये 70-80 लोग करेंगे क्या? घुइयां छिलेंगे या मूंगफली छिलेंगे? इससे ज्यादा इनके बस का और कुछ है भी नहीं। देखिए, कांग्रेस को मुझे लगता है कि अपनी स्थिति के बारे में विचार करना चाहिए। जिस प्रदेश में कांग्रेस की संख्या दहाई में भी आने की संभावना नहीं है, जहां की 400 से अधिक सीटें हैं, और वहां अगर कांग्रेस दहाई में भी आने की स्थिति में नहीं है और वो भारतीय जनता पार्टी पर टिप्पणी करे तो अपने बारे में विचार करना चाहिए। उनकी सबसे बड़ी नेता प्रियंका गांधी जी कहती थी लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, हिम्मत नहीं कर पाई किसी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की उत्तराखंड में भी सुनी जाती है और उत्तर प्रदेश में भी सुनी जाती है। उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी और उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। तो चलिए, इस खबर पर अपडेट के लिए रोहित बने हुए हैं। रोहित, क्या लग रहा है, जो 70 नेता पहुंचेंगे यूपी में, बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे, वाकई में क्या वो माहौल बनाने में कामयाब हो पाएंगे? क्योंकि कांग्रेस तो कटाक्ष कर रही है। रोहित, देखिए, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता हैं इनको उत्तर प्रदेश में कोई नहीं जानता। सतपाल महाराज की बात करें, कैबिनेट मंत्री हैं, धर्मगुरु हैं, उनको लोग अच्छे से जानते हैं और धार्मिक टेलीविजन पे प्रवचन भी देते हैं। यहाँ पे मंत्री भी रह चुके हैं कई बार और केंद्रीय राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो लगातार सुर्खियों में रहते हैं, जिनकी खबरें टेलीविजन के माध्यम से प्रसारित होती हैं। तो जनता ऐसा नहीं कि नहीं जानती। और जो 70 नेता हैं ये उत्तर प्रदेश पहुंच चुके हैं, देखिए सागर। और चूंकि कल मतदान हो रहा है उत्तर प्रदेश के 9 जिलों की 59 सीटों पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में, तो साफ तौर पर ये तमाम नेता जो है, कुछ नेता गढ़वाल मूल के हैं, कुछ नेता कुमाऊं मूल के हैं, और उत्तर प्रदेश में बहुतायत संख्या में, लाखों की संख्या में ऐसे वोटर्स हैं जिनका पहचान पत्र उत्तर प्रदेश का बना है, लेकिन वो रहने वाले गढ़वाल मंडल या कुमाऊं मंडल के हैं, मतलब पहाड़ी मूल के हैं। तो साफ तौर पर पार्टी का पूरा प्रयास है कि जो यहाँ के उत्तराखंड के नेता हैं वो उनमें पैठ बना सके और मैसेज देने का प्रयास कर सके कि डबल इंजन की नहीं बल्कि ट्रिपल इंजन की सरकार है और उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार आ रही है। और एक बार फिर से योगी जी पर भरोसा किया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद एक गढ़वाली हैं, खुद एक पहाड़ी हैं और पौड़ी से आते हैं वो। तो साफ तौर पर एक मैसेज देने का प्रयास होगा कि लेकिन रोहित, एक सवाल ये है कि देखिए, ब्लॉक स्तर पर चुनाव होने वाले हैं और कांग्रेस के नेता तैयारियों में जुट गए हैं। ऐसे में बीजेपी अपने नेताओं को जो वहां भेज रही है, क्या ये फैसला सही है? देखिए सागर, उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति से ही तय होता है कि देश का भविष्य क्या होगा और आने वाले जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हैं उनमें क्या कुछ जनता का आशीर्वाद मिलने वाला है। तो साफ तौर पर बीजेपी की पहली प्राथमिकता यही है कि उत्तर प्रदेश के रण को फतेह किया जाए और एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ की सरकार बने, जिसके लिए उत्तराखंड बीजेपी ने भी कमर कस ली है और केंद्रीय हाईकमान के नेतृत्व के निर्देशों पर फिलहाल जो है, क्योंकि मतदान हो चुका है, उत्तराखंड में नेता फिलहाल अभी खाली थे। और चलिए, बिल्कुल रोहित, देखिए ये नेता क्या अपनी छाप छोड़ पाएंगे यूपी में, देखने वाली बात होगी। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का दावा, प्रदेश में भारी बहुमत से बीजेपी की सरकार बनने वाली है। पार्टी से नाराज नेताओं को सीएम धामी की सलाह की पार्टी फोरम पर आकर अपनी बातें रखिए। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रदेश में भारी बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनने का दावा कर रहे हैं। उन्होंने पार्टी के नाराज नेताओं को कहा कि आप पार्टी फोरम में आप आइए, अपनी सलाह आप दीजिए। और आगे कहा कि हमने सभी से बात की है और कहा है कि जिसको जो बात कहनी है वो पार्टी फोरम में आकर अपनी बात कहे और बताए कि क्या उन्हें दिक्कतें हैं। देखिए, उत्तराखंड की जनता हमारे भाव को जानती है और हम आश्वस्त हैं। इस बार प्रचंड बहुमत की सरकार भाजपा की बन रही है। बाकी 10 मार्च को सबको पता लग जाए। हम लोग सब जगह जीत रहे हैं, सभी जगह हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत उत्साह है और मतदान भी इस बात का एक तरह से मैं कहूँ कि स्पष्ट प्रमाण है। जिस प्रकार से मतदान हुआ है, जिस प्रकार से लोगों ने उत्साह दिखाया है, पुनः भाजपा की सरकार आ रही है। हमने सभी से कहा है जिसको भी जो बात करनी है वो पार्टी फोरम पर बात करेंगे।
वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सीनियर लीडर हरीश रावत ने एक बार फिर से कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जनता के बीच लड़ाई रही है। उन्होंने कहा कि जनता ने परिवर्तन का मन बनाया था। मैंने कई जगहों पर पदयात्रा निकाली। लोगों का जो फीडबैक है उससे साफ है कि जनता परिवर्तन चाह रही है। हरीश रावत ने कहा कि हम जहां भी गए लोगों ने हमारा समर्थन किया। लड़ाई है वो भाजपा और उत्तराखंड की जनता के बीच में, और जनता हमसे कह रही है, कांग्रेस के लोगों से कह रही है कि भाई तुम जो है अर्जुन से जैसे कृष्ण ने कहा कि तू तो गांडी उठा, केवल तीर चला, बाकी तेरा काम नहीं है, बाकी तो सब मैंने तय कर लिया। तो उत्तराखंड की जनता भी कह रही थी कि तुम ठीक तरीके से लड़ो, तुमको बाकी कुछ नहीं करना, बाकी तो हमने तय कर लिया है। और इस समय मैं एक बात कह सकता हूँ, अपने सब नेतागणों को सबको क्रेडिट देना चाहता हूँ, कैंडिडेट्स को भी क्रेडिट देना चाहता हूँ कि बिना साधन के बहुत अच्छा लड़े, और सब नेतागणों ने भी यथासंभव जो है सबने बेहतर करने की कोशिश की, बेहतर दिखाने की कोशिश की। वहीं राजधानी देहरादून में स्मार्ट सिटी के चल रहे कार्यों पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी परियोजना में भ्रष्टाचार के चलते तेजी से कार्य नहीं हो पा रहे। जनता परेशान है, लेकिन शासन प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। देहरादून में चल रहे स्मार्ट सिटी के कार्यों से जनता को काफी परेशानी हो रही है और कार्यों के सुस्त निर्माण को देखते हुए जिलाधिकारी ने पिछले दिनों स्मार्ट सिटी के कार्यों का निरीक्षण भी किया। बावजूद इसके कार्यों में कोई भी खास तेजी नहीं देखी जा रही है। इसी बात को लेकर कांग्रेस में अब नाराजगी है। अमित शाह जी कह के तो गए, बहुत बड़े गड्ढे पड़े हैं। ये स्मार्ट सिटी का ही काम है कि बहुत बड़े गड्ढे देहरादून की सड़कों में पड़े। मैं समझता हूं कि स्मार्ट सिटी किसी भी नागरिक को जो देहरादून में निवास करता हो, ऐसा एहसास होता है कि स्मार्ट सिटी का कार्य प्रारंभ होने के बाद आज 3, साढ़े 3, 4 साल का समय बीत गया है। आज कहीं कोई बदलाव लगता है? हर जगह गड्ढे हैं, हर जगह दिक्कतें हैं। तो मैं तो समझता हूं कि स्मार्ट सिटी का काम इस सरकार ने इस देहरादून को और खराबी की ओर ले जाने के लिए प्रारंभ किया, ऐसा एहसास होता है। ये ठीक ढंग से अगर काम करते, इनका लक्ष्य स्पष्ट होता, इनकी सोच स्पष्ट होती, भ्रष्टाचार की भावना इनके मन में निहित नहीं होती, तो ये काम अंजाम तक पहुंचता और अच्छा रिजल्ट देता। लेकिन दुर्भाग्य से मन में भ्रष्टाचार की भावना निहित है, काम करने का तरीका पता नहीं है, तो हर जगह। वहीं बाजपुर चीनी मिल में आउटसोर्स पर कार्य कर रहे ठेकेदार के कर्मचारियों ने गन्ना लेकर आए किसानों के साथ मारपीट की घटना के बाद किसानों में काफी आक्रोश है, जिसके चलते किसानों ने चीनी मिल को बंद कराकर जाम लगा दिया। वहीं मौके पर पहुंचे चीनी मिल के अधिकारियों ने आरोपी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस को तहरीर अब दी है। इस दौरान चीनी मिल के सीसीओ राजीव कुमार ने कहा कि किसानों को समझा दिया गया और आरोपियों पर कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों को भी जानकारी दी गई है। घटना हुई है, मैं यहाँ पे गन्ना लेकर आया था, गन्ना में किलारी में से खुद मैंने अपने हाथ से साफ करा, उन्हें ढूंढा लेबर वालों को, वो नहीं मिले, मैंने अपने हाथ से गन्ना नीचे फेंक दिया। बाद में आकर मुझसे बोला कि ये गन्ना यहाँ क्यों फेंका, नीचे क्यों फेंका है? मैं और कहाँ फेंकूँ? तो बोला चैन में डाल, मैं तेरा नौकर थोड़ी हूँ मैं। तो मेरे ऊपर गन्ना लेके पी लिया, 2 जने गाली देके। हाँ, मारपीट की है, मेरे ये गन्ने मारे हैं उन्होंने, 4-5 गन्ने खींचे हैं, मेरे सिरने लगे हैं। मेरा नाम शाहिद अली है। ये लगभग 1 घंटा पहले की घटना है, जो मेरे संज्ञान में भी आई थी, बल्कि मैं यहीं पे बैठा हुआ था गेट पे ही, तो मैं भी भाग के गया मौके पे। तो वहाँ एक ठेकेदार की लेबर है जिसने हमारे किसान भाई के साथ मारपीट करी है, और उसके लिए जो भी आवश्यक कार्रवाई है और वो हमने कर रहे हैं, और जीएम साहब के संज्ञान में भी लाया गया, और जीएम साहब को भी लिखा गया कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, और प्राथमिकता दर्ज करने के लिए भी थाने में भेजा जा रहा है। हाँ, कुछ देर चीनी मिल भी प्रभावित रही है, और मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि अब कार्रवाई के लिए तो हमने लिख ही दिया, और मिल चलाने के लिए इनसे प्रयास कर रहे हैं, अनुरोध कर रहा हूँ ताकि मिल चल जाए। हरिद्वार जिले के लक्सर में एसडीएम वैभव गुप्ता ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर खाद्य सामग्री की गुणवत्ता ठीक न होने की शिकायतें मिलने पर आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीएम वैभव गुप्ता ने बताया कि यहां से खाद्य सामग्री का सैंपल ले लिया गया और इसे खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पास जांच के लिए भेजा गया।
जिसकी रिपोर्ट आने के बाद अगर खाद्य सामग्री की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कमी पाई गई तो संबंधित के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी। कतिपय व्यक्ति द्वारा ये शिकायत की गई थी कि आंगनबाड़ी केंद्रों में जो खाद्यान्न सामग्री वितरित की जा रही है उसकी गुणवत्ता ठीक नहीं है। तो इसी क्रम में आज आंगनबाड़ी केंद्र भुरना का निरीक्षण किया गया, तो वहाँ पर जो खाद्य सामग्री का सैंपल है वो ले लिया गया है और वो खाद्य सुरक्षा अधिकारी को भेजकर वहाँ से उसकी रिपोर्ट प्राप्त की जाएगी। यदि उसमें पाया जाता है कि गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कमी है तो संबंधित के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। संजय पुंडीर बने हुए हैं पूरी जानकारी के साथ। संजय, खाद्य सामग्री की गुणवत्ता में कमी ऐसा ये पहला मामला नहीं है, फिलहाल क्या कार्रवाई की जा रही है इस पर? संजय। बिल्कुल सागर, बीते कई दिनों से लक्सर में यह शिकायत मिल रही थी कि जो आंगनवाड़ी केंद्र है वहां पर जो खाद्य सामान है उनकी कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है। हालांकि इसकी शिकायत पर जो एसडीएम वैभव गुप्ता है वो उन्होंने निरीक्षण किया है और वहां से जांच की है। हालांकि अभी जो वहां का खाद्य सामग्री थी उनका सैंपल ले लिया गया है और उन्हें आगे भेज दिया है और जल्द उनकी रिपोर्ट आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वैभव गुप्ता ने इस दौरान कहा है कि खाद्य से संबंधित किसी भी सामान से खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं होगा। हालांकि बीते दिनों में आपने देखा है कि लगातार त्योहारी सीजन के चलते जो खाद्य विभाग की टीम है वो भी लगातार कार्यवाही कर रही है और अब खुद एसडीएम जाकर निरीक्षण कर रहे हैं। जी चलिए, शुक्रिया संजय पूरी जानकारी के लिए।